स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, CTET इत्यादि सभी टीचिंग एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करने से पहले लेंगे हम पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो वह प्रश्न था कि जल पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा वर्ष 1974। वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम लाया गया था। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि 1974 में ही आपके पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की भी जो है अधिनियम लाया गया था और 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1980 में पर्यावरण वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। पर्यावरण वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1980 में। 81 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1974 में पर्यावरण प्रदूषण और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1972 में पर्यावरण के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई थी 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1986 में। तो क्वेश्चन तो आपसे एक ही पूछा गया था, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन निकल सकते थे वो सभी हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, मानव ने पशुओं को मित्रवत किस काल में समझा? मानव द्वारा पशुओं को किस काल में मित्रवत समझा गया? तो ऑप्शन ए है कृषि काल में, ऑप्शन बी है पशुचारण काल में, ऑप्शन सी है औद्योगिक काल में, ऑप्शन डी है आखेट काल में। तो आज के हमारे पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि काल में मानव ने पशुओं को मित्रवत समझा, मित्र जैसा व्यवहार करना, उसे अपने साथ रहने लायक समझा। इसके पहले क्या करता था? उनके साथ नहीं रहता था, उनके उपयोग को भी नहीं जानता था। तो अराउंड 400 क्वेश्चन हम अभी तक के सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने 401 क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार आप सेशन से जुड़े रहें और आगे की श्रृंखला इससे भी ज़्यादा टफ और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया है? पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया है किसने? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि ने, ऑप्शन बी औद्योगिकरण ने, ऑप्शन सी नगरीकरण ने, या ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ने। तो पर्यावरण को जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है वह किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औद्योगिकरण के द्वारा पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया गया है। आई होप कि आप अपने जो आंसर्स हैं उन्हें ज़रूर काउंट कर रहे होंगे कि आप कितने सही आंसर कर रहे हैं और कितने आपके रॉन्ग हो रहे हैं। तो आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले प्रश्न को लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है। पर्यावरण को जो ऊर्जा प्राप्ति हो रही है, ऊर्जा मिल रही है, वह कहाँ से मिल रही है? ऑप्शन ए आणविक शक्ति से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी जल विद्युत से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। तो पर्यावरण के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य के द्वारा पर्यावरण को संपूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कह सकते हैं कि जो मुख्य स्रोत है, सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य से ही जो है ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है हिरण, बी है लोमड़ी और सी है सांप और डी है चीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिरण। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता वे कहलाते हैं जो कैसे होते हैं? तो जो होते हैं शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता आपके वह कहलाते हैं जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी से मतलब है कि वह घास फूस पत्ती इत्यादि वगैरह खाते हैं, फलों को खाते हैं, अन्य किसी मांसाहारी जानवर का शिकार नहीं करते हैं। और द्वितीयक के अंदर आपके कौन से आ जाते हैं? तो द्वितीयक के अंदर आपके आ जाते हैं जो मांसाहारी चीज़ों को खाते हैं, जैसे आपका चीता है, सांप है, ये सभी कैसे हो जाएंगे? द्वितीयक
द्वितीयक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। और अगर तृतीयक उपभोक्ता की बात की जाए तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आपके वह आएंगे जो मरे हुए जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। किसको बनाते हैं? मरे हुए जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, वह आ जाएंगे तृतीयक के अंतर्गत। जैसे आपका गिद्ध है, बाज है, इसके बाद आपके कवक हैं, शैवाल हैं, ये क्या करते हैं? मिट्टी को डिकम्पोज करते हैं, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? तृतीयक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटक हैं। अपघटक हैं, ऑप्शन ए गाय, बी कवक, सी बाज और डी शेर। तो इनमें निम्न में से कौन सा अपघटक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवक आपके कैसे हैं? तो ये अपघटक करता है, अपघटन का काम करते हैं। यानी कि जैसे कोई जानवर है या किसी भी पक्षी की, किसी भी जानवर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका जो मांस होता है वह क्या करते हैं? पहले तो कुत्ते वगैरह खा जाते हैं या अन्य कोई पशु उसका जो है मांस वगैरह खा जाते हैं। उसके बाद उसके कुछ अवशेष रह जाते हैं तो उसे बाज, गिद्ध, चील वगैरह नोच नोच के खा जाते हैं। उसके बाद भी उसके कुछ कह सकते हैं अंश मात्र रेशे वगैरह जो रह जाते हैं उनको भी समाप्त करके दोबारा से मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? तो कवक करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो ए.जी. टांसले के द्वारा, ए.जी. टांसले के द्वारा दी गई थी आपके पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। ए.जी. टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई थी। और पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? तो मृत है या प्रवाहहीन है या स्थिर है या क्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीवों में श्वसन की क्रिया के लिए आवश्यक गैस है। जो भी जीव हैं उन सभी को श्वसन के लिए किस आवश्यक गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है ओजोन की, बी है कार्बन डाइऑक्साइड की, सी है ऑक्सीजन की और डी है नाइट्रोजन की। तो आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो सभी ने इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। इसका आंसर क्या सही होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि सभी चीज़ों को श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जीवों में क्या बनाता है? नाइट्रोजन जीवों में क्या बनाता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन यौगिक और ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जो नाइट्रोजन जीव हैं वे क्या बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी बनाते हैं। देखिए इसके पहले वाले अगर क्वेश्चन को लिया जाए कि जो जीव श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे कि मछली के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि मछली अपनी श्वसन क्रिया किस प्रकार संपन्न करती है, तो मछली अपनी जो श्वसन क्रिया है वह गलफड़ों के द्वारा पूरी करती है। किसके द्वारा? गलफड़ों के द्वारा। ये कहाँ से श्वास लेती है? तो गलफड़ों से श्वास लेती है। और इसको ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है? तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को मछली अपने गलफड़ों के द्वारा जो है प्राप्त करती है, इसीलिए यह जिंदा रह पाती है। क्योंकि ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है कि मछली का श्वसन केंद्र क्या है, श्वसन जो है पार्ट क्या है, फेफड़े हैं, नाक है या आपके गिल्स हैं यानी कि जो गलफड़े हैं, या आपके त्वचा है। तो आपका आंसर क्या होगा? गलफड़े, यानी कि गिल्स के द्वारा मछली जो है श्वसन क्रिया करती है। अगर मनुष्य की बात की जाए तो हम लोग सीधा नाक से और मुंह से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि हम लेते क्या है? तो O2 यानी कि ऑक्सीजन, और बाहर निकालते क्या है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संकट का अभिप्राय है। पारिस्थितिकी संकट का अभिप्राय है पारिस्थितिकी असंतुलन, पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण का ह्रास या उपर्युक्त सभी। तो अगर यहाँ पर बात की जाए सभी ऑप्शंस की, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? असंतुलन, मतलब संतुलन नहीं है। असंतुलन, पारिस्थितिकी का असंतुलन और पर्यावरण का भी असंतुलन। पर्यावरण का ह्रास, ह्रास का मतलब ही होता है कम होना या नीचे जाना, कम होना या नीचे जाना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? कमी ही बताई जा रही है। तो पारिस्थितिकी संकट का अभिप्राय ही होता है कि किसी भी प्रकार से कमी होना, नीचे जाना, उसकी जो व्यवस्था है उसका खराब होना। तो इसके जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संकट का कारण है। पारिस्थितिकी के संकट का क्या कारण है? ऑप्शन ए है तकनीकीकरण, ऑप्शन बी है औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो पारिस्थितिकी के लिए जो लगातार संकट का कारण बना हुआ है वह इनमें से कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होता है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। देखिए एक औद्योगिकरण यानी कहीं पर भी जहाँ आपकी औद्योगिक इकाइयाँ वगैरह स्थापित की गई हैं वहाँ की वायु कैसी हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, जो क्योंकि जो है वहाँ पर विषैली गैसें लगातार निकलती रहती हैं। ध्वनि प्रदूषण होगा क्योंकि वहाँ पर मनुष्य आएंगे जाएंगे जिनके बोलने की ध्वनि होगी, साथ ही साथ बहुत ही बड़े स्तर पर मशीनों की ध्वनि होगी। इससे क्या होगा कि जो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी देखने को मिलेगा। जल प्रदूषण भी होगा क्योंकि उनके द्वारा फैक्ट्रियों के द्वारा जो जल निष्कासन होगा तो वो रासायनिक युक्त जल जो है वहाँ जिस भी नदी तालाब झील में जाएगा तो वहाँ के पूरे जल को क्या करेगा, प्रदूषित कर देगा। तो इस प्रकार आपके तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में औद्योगिकरण का परिणाम है, भारत में औद्योगिकरण का क्या परिणाम देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए वनों का विनाश, ऑप्शन बी भूमि क्षरण, ऑप्शन सी जल संकट या ऑप्शन डी इनमें से कोई सा नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए उपर्युक्त में से सभी। क्या होना चाहिए, उपर्युक्त में से सभी, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने से ये सारे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको सभी में से ही एक को चुनना हो तो आप ऑप्शन ए को भी करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वनों का विनाश हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर कोई ना होकर के क्या होना चाहिए, इनमें से सभी। तो ये सभी कारण और परिणाम आपके देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है। जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी का संकट, ऑप्शन बी है उपभोग का संकट, ऑप्शन सी है संसाधनों का दुरुपयोग, ऑप्शन डी है असंतुलित मानव बचाव। असंतुलित मानव बचाव से मतलब है मनुष्यों का एक संतुलन से अधिक जो है बस्तियों का बनाना और वहाँ पर निवास करना। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले शहरों में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे शहरों में लोग क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग गांव से पलायन करके शहरों तक पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग कहीं से छोड़ दिए गए हैं, गाँव के ही लोग क्या कर रहे हैं, शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे एक किसी पर्टिकुलर स्थान पर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो कहीं पर कम हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की भौगोलिक और पर्यावरणीय दशाओं पर कि जहाँ पर व्यक्ति को अपने अनुकूल चीज़ें मिलती हैं वो वहाँ पर ही रहना शुरू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पारिस्थितिकी संकट। सबसे अधिक जो देखने को मिलता है वह है पारिस्थितिकी संकट। जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी प्रकार से पारिस्थितिकी को हानि का सामना करना पड़ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शहरों में पर्यावरण असंतुलित होता है, जो शहरों में पर्यावरण के असंतुलित होने का कारण है वह कौन सा है। आवासीय समस्या से, मल निकासी से, या जलावन लकड़ी से, या उपर्युक्त सभी से। तो जो शहरों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विनाश का जो कारण बन रहा है वह इनमें से कौन सा राइट होगा। देखिए चारों ऑप्शन एक बार आप देख लीजिएगा गौर से और फिर ही अपना उत्तर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि के परिणाम स्वरूप आने वाली प्राकृतिक आपदा है। अतिवृष्टि के परिणाम स्वरूप आने वाली प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी मृदा क्षरण, ऑप्शन डी अत्यधिक वर्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बाढ़। अतिवृष्टि के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, तो बाढ़ जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। अतिवृष्टि मतलब बहुत ही ज़्यादा सीमा से अधिक बारिश का होना, तो क्या हो जाएगा, बाढ़ जैसी समस्या देखने को आ जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। मरुस्थलीकरण से भूमि उत्पादन क्षमता में होता है। मरुस्थलीकरण से भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी ह्रास, ऑप्शन डी अनियमितता। तो जहाँ मरुस्थलीकरण भूमि है वहाँ के उत्पादन क्षमता पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ह्रास। वहाँ की जो उत्पादन क्षमता है भूमि की वह लगातार घटती है, उसमें इतनी ज़्यादा उत्पादन क्षमता नहीं होती है कि प्रत्येक फसल वहाँ पर उगाई जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मृदा क्षरण का मुख्य कारण है। मृदा क्षरण का मुख्य कारण है अनियंत्रित
पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन या उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मृदा क्षरण का जो मुख्य कारण है वह इनमें से सभी यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं, मतलब ऐसे वृक्ष जो कि हाइड्रोकार्बन उत्पादित करते हैं वे कहाँ पर उगते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है पश्चिम मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी स्थानों में। तो जो हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष हैं वह जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगते हैं? तो ये जो आपके तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि इन तीनों ही क्षेत्रों में आपके हाइड्रोकार्बन उत्पादित करने वाले वृक्ष उगते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न का जो है दिया गया है कि वन विनाश से वन्य जीवों का अस्तित्व, जो वनों का लगातार विनाश हो रहा है इससे जो वन्य जीवों, वहाँ पर रहने वाले जीवों का अस्तित्व है वह समाप्त होता है, बढ़ता है, अप्रभावित है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं का, उनसे पर्यावरण, उनका पर्यावास छीना जाएगा और समाप्त किया जाएगा तो उनमें क्या हो जाएगी, उनकी भी स्थिति धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगी। क्योंकि एक, चाहे मनुष्य हो चाहे जंतु हो, वो अपने ही वातावरण में ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं और विकास के ओर उन्मुख होते हैं। यदि उनका वातावरण, पर्यावरण उनसे छीन लिया जाए, उनके संतुलन की चीज़ें उनके आसपास ना हो तो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ रुकने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। इसके कई कारण देखने को ये भी मिल सकते हैं, जैसे कई आपकी प्रजातियाँ ऐसी हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा वनों का विनाश करना, जिससे उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो उनका संतुलन बनाने वाली क्रियाएं वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और इसके चलते उन्होंने अपना जो संतुलन है वो नई परिस्थितियों से नहीं बिठा पाया और धीरे धीरे उनकी प्रजाति भी खत्म होने लगी। इसी प्रजाति में अगर हम बात करें तो बात आ जाती है गौरैया की। क्या आपको अब गौरैया ज़्यादा देखने को मिलती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। पहले ये गौरैया अक्सर कर घरों में देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इनके जो वातावरण और स्थान और जंगलों को, पेड़ों को काटा गया तो इन्होंने जो है धीरे धीरे अपना बसेरा छोड़ दिया और इनकी कई प्रजातियां भी नष्ट हो गई। अब गौरैया हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वन विनाश से होता है, वन विनाश से क्या होता है? भूक्षरण, हिमस्खलन, पर्यावरण असंतुलन या उपर्युक्त सभी। तो वनों के विनाश से क्या क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यावरण के जितने भी विनाश देखने को मिलते हैं उनका जो मुख्य कारण होता है वह होता है वनों का विनाश करना। अगला देखेंगे, वन विनाश किस कारण से होता है? जो वनों का विनाश है, पौधों का कटाव वगैरह है, वह किस कारण से होता है? जलावन, लकड़ी की प्राप्ति के लिए, कृषि विकास के लिए, औद्योगिक धंधों की स्थापना के लिए, उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। क्योंकि अधिकांश, अभी भी कितना भी कहा जाए कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांट दिए गए, लेकिन भैया एक ही बार दिया गया है भराने के लिए। मोदी जी हर महीने उनके यहाँ पेमेंट नहीं भेजते हैं, तो वो सिलेंडर सिर्फ रखा हुआ है, जबकि उनके पास भराने की सुविधा नहीं है। इसलिए लकड़ी जलावन के लिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त है और वहाँ पर यूज़ की जाती है। कृषि के लिए, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, वनों को काट करके कृषि कर रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा जो बात की जाए कहाँ पर देखने को मिलता है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में आपके वनों को काट करके ही कृषि की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, तो जी हाँ बिल्कुल, नए नए औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम वनों को काटते हैं और एक विस्तृत भूमि निकाल करके वहाँ पर अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करते हैं, जिससे इकाई स्थापित होने से एक और जहाँ पर्यावरण को हानि होती है, वहीं वनों के विनाश से पर्यावरण पहले ही हानि से जूझता है। तो इस प्रकार ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो वनों के विनाश के तीनों ही कारण आपके जिम्मेदार होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वन विनाश का अभिप्राय है, वन विनाश का अभिप्राय है। ऑप्शन ए वनों का काटना, ऑप्शन बी वनों का पुनर्स्थापन, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन वनों का विकास होने देना। तो वनों के विनाश का क्या अभिप्राय है? देखिए यहाँ विनाश से मतलब है उन्हें नष्ट करना, विनाश से क्या मतलब है? नष्ट करना। तो इससे अब आप अपने आंसर का सही चयन करेंगे। देखिए वनों को पुनर्स्थापित करना यानी कि उन्हें दोबारा लगाना, जहाँ पर वन नहीं है, पेड़ कट गए उनको दोबारा लगाना। वृक्षारोपण करना यानी कि ये भी आपके पेड़ लगाना हो गया। वनों का विकास होने देना, ये भी पेड़ लगाने से हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है, वनों को काटना, तो वन विनाश का कारण क्या हो जाएगा? वनों को काटना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंग्रोव वनों
पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? मैंग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? तीव्र औद्योगिकरण से, आणविक विस्फोट से, रासायनिक हथियारों से, पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से। तो मैंग्रोव वनों पर किस चीज़ से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यावरण के प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से मैंग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और आज के हमारे बहुत ही अब कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 20वीं शताब्दी में औसत तापमान में वृद्धि हुई है। जो 20वीं शताब्दी में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है वह कितनी की गई है? ऑप्शन ए 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें कोई तुक्काबाजी नहीं चलने वाली है, ना ही समझ का कोई काम है। याद है तो याद है, पता है तो पता है, वरना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की औसत तापमान वृद्धि दर्ज की गई है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है। देखिए, बस सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद आपका वीडियो एंड हो जाएगा, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है औद्योगिक प्रगति, ग्रीन हाउस गैसों में निरंतर वृद्धि, जनसंख्या की निरंतर वृद्धि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है वह किस कारण हो रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों में निरंतर वृद्धि, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है। मीन्स एक ऐसा रोग जो जल के जो है प्रदूषण के कारण होता है। अगर आप प्रदूषित जल का सेवन करेंगे तो आप इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। ऑप्शन ए है अतिसार, ऑप्शन बी है पेचिश, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। अतिसार, पेचिश या हैजा, ये तीनों ही आपको दूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं। हैजा की बात की जाए तो इसे कॉलरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कॉलरा के नाम से जाना जाता है। और ये कॉलरा होता किस जीवाणु के कारण है? तो ये कौन सा होता है? तो आपके विब्रियो कोलेरी के कारण हैजा हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण प्रभावित करता है मानव को, जीव जंतुओं को, वनस्पति को, उपर्युक्त सभी को। तो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जल प्रदूषण के कारण सभी इकाइयां जो है प्रदूषित हो रही हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है समुद्री जल में प्रदूषण होता है। समुद्री जल में प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए जलयानों द्वारा पेट्रोलियम परिवहन से, ऑप्शन बी पाल नौकाओं के प्रयोग से, और ऑप्शन सी है खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जलयानों से, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए और फिर इसका आंसर बताइए कि समुद्री जल में प्रदूषण का क्या कारण होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। जलयानों द्वारा पेट्रोलियम परिवहन से, पाल नौकाओं के प्रयोग से, और इसके साथ साथ खनिज तेल का जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है जलयानों में, उसके द्वारा भी समुद्री जल में प्रदूषण होता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस। इसके साथ ही अभी बिल्कुल भी मत जाइएगा, कहाँ पर जा रहे हैं, आज का क्वेश्चन लेकर के जाइएगा। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी बताऊंगी और आगे की क्वेश्चन सीरीज को भी कंटिन्यू रखूंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक यह वीडियो पहुँच सके और वह इस श्रृंखला से जुड़ करके प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से अपने पर्यावरण अध्ययन को बहुत ही ज़्यादा शार्प बना सके और देखते ही आंसर करके अपने स्कोर को बेहतरीन ऊंचाइयों तक पहुंचाकर सफलता को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।